So, good morning everyone. This is the second class of the chapter friction. Today's topic is factors affecting friction. In the first class, what we have discussed, हमने क्या डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसका एक इंट्रोडक्शन हमने दिया था, एक्टिविटी किया था। तो उससे ही आगे प्रोसीड करके हम पहुंचते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो इस टॉपिक में पहले ही हम एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। ओके, स्प्रिंग बैलेंस क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ना? स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस एक फोर्स है स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है। स्प्रिंग बैलेंस इज ए डिवाइस which is used for measuring the force acting on an object। मतलब इस डिवाइस से हम फोर्स मेजरमेंट करते हैं। ये है स्प्रिंग बैलेंस का चित्र। ध्यान से देखें कि स्प्रिंग बैलेंस में क्या है। स्प्रिंग बैलेंस में एक हैंगर है, नीचे की तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ जाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में एक हैंगर है, ये हैंगर, इस हैंगर से हम इस हैंगर पे फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को उसमें हैंग कर दिया, मतलब वो ऑब्जेक्ट उस पर उस फोर्स अप्लाई कर दिया, हम उसे पुल भी कर सकते हैं। तो ये जो मार्कर है ये नीचे आएगा और दोनों साइड में स्केल दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है। एक है न्यूटन फोर्स का यूनिट, हम जानते हैं। दूसरा है ये जो GF, दिस इज़ द कॉल्ड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। जिससे हम पढ़ेंगे क्लास 9 में जाके, इसका डिटेल्स पढ़ेंगे। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग व्हिच गेट्स स्ट्रेच्ड व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो इसके अंदर एक कॉइल्ड स्प्रिंग रहता है, ऐसे कॉइल्ड स्प्रिंग रहता है, ठीक है, कॉइल्ड स्प्रिंग रहता है। और जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तो ये कॉइल्ड स्प्रिंग कॉइल्ड स्प्रिंग थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है, ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाता है। और ये स्ट्रेच हो जाने के कारण ये जो पॉइंटर है वो भी नीचे आ जाता है। तो हम ऐसे ही फोर्स का मेजरमेंट कर पाते हैं। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय ए पॉइंटर मूविंग ऑन ए ग्रेजुएटेड स्केल। जो ऑलरेडी हमने बताया कि ये ग्रेजुएटेड स्केल है, एक मार्क किया हुआ स्केल है जिसमें एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर मूव करता है। एंड द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। स्केल में हमें जो रीडिंग मिलेगा वही है फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, एक एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं ना? टाई ए स्ट्रिंग अराउंड ए ब्रिक एंड पुल द ब्रिक बाय ए स्प्रिंग बैलेंस। अगर इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक ब्रिक है, जिस ब्रिक को हमने एक स्ट्रिंग से बांधा है और इस स्ट्रिंग का दूसरा एंड कनेक्ट कर दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ। अब स्प्रिंग बैलेंस को हम पुल कर रहे हैं, इस तरफ। स्प्रिंग बैलेंस को हम पुल कर रहे हैं इस तरफ। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम जितना फोर्स लगाएंगे, धीरे धीरे ये ब्रिक एक वक्त आएगा जब मूव करना स्टार्ट होगा। और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है, इस स्प्रिंग बैलेंस के जो स्केल है, इस स्केल में हमें फोर्स का रीडिंग मिलेगा। नोट डाउन द रीडिंग, उस रीडिंग को नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिंस टू मूव। जब भी ब्रिक चलना स्टार्ट करेगा तभी हमें नोट करना है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग क्या हुआ, मतलब कितना फोर्स लगा उस ब्रिक को मूव कराने के लिए, मोशन में लाने के लिए।
फिर हम क्या करेंगे, नाउ रैप ए पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक। अब ब्रिक के चारों तरफ एक पॉलीथीन से उसे पैकेट कर दो एंड रिपीट द एक्टिविटी। फिर एक्टिविटी को रिपीट करो और फिर से तुम्हें जो रीडिंग मिलेगा उसे नोट डाउन करो। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ जूट बैग अराउंड द ब्रिक। फिर ये एक्टिविटी करो एक जूट बैग ब्रिक के चारों तरफ लगा के। तो ये एक्टिविटी से एक बात हमें पता चलता है कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इट गिव्स you a measure of force of friction between the surface of the brick and the floor. Already we have some concept about friction. friction के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये जो ब्रिक और वो जो सरफेस के ऊपर था, दोनों के अंदर एक फोर्स काम कर रहा था। अगर हम ब्रिक को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, अगर हम ब्रिक को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं तो फ्रिक्शन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और फ्रिक्शन फोर्स से हम जिस फोर्स से उस ब्रिक को पुल कर रहे हैं, ये पुल करने वाला फोर्स जब फ्रिक्शन फोर्स से इन दोनों सरफेस के फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा तभी ये ब्रिक मूव करेगा। तो ब्रिक जब मूव करना स्टार्ट किया तो स्प्रिंग बैलेंस में हमने जितना फोर्स से उसे खींचा था दैट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब जरूर ये दोनों इक्वल हुआ था, ये पुल का फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स जरूर इक्वल हुआ था, तभी ब्रिक जस्ट मूव करना स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग है दैट इज़ द मेजर ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब कंक्लूजन क्या कर सकते हैं इस एक्टिविटी से हम? तो इस एक्टिविटी से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं, फास्ट फ्रॉम दिस एक्टिविटी व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजियर टू पुल द ब्रिक व्हेन इट इज़ कवर्ड विथ प्लास्टिक। एक्टिविटी अगर हम करेंगे और एक्टिविटी हमने किया तो उसमें देखा कि जब प्लास्टिक कवर किया हुआ है ब्रिक को तब उसे पुल करना ज़्यादा आसान हो रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू स्प्रिंग बैलेंस में सबसे कम दिखा रहा है। नेक्स्ट, मोर फोर्स इज नीडेड व्हेन ए जूट बैग इज कवर्ड अराउंड द ब्रिक। सबसे ज़्यादा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग सबसे ज़्यादा है जब एक जूट बैग कवर किया हुआ है ब्रिक के चारों तरफ। हियर वी कैन कंक्लूड दैट फ्रिक्शन वेरीज फ्रॉम सरफेस टू सरफेस। जैसे जैसे सरफेस चेंज हुआ, प्लास्टिक बैग, जूट बैग या फिर खाली ब्रिक और फ्लोर का सरफेस, तो जैसे जैसे सरफेस चेंज हुआ वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग चेंज हुआ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का रीडिंग चेंज हुआ। इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। और एक एक्टिविटी हम करते हैं, तो इस एक्टिविटी में हम पहले क्या करेंगे ना, वी फर्स्ट मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन ए स्मूथ फ्लोर और टेबल। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ही एक इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे एक टेबल के ऊपर या स्मूथ सरफेस के ऊपर, एक ऐसे बनाएंगे इंक्लाइंड प्लेन। दिस इज़ आवर इंक्लाइंड प्लेन। तो इस इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे और इस इंक्लाइंड प्लेन बनाने के बाद हम क्या करेंगे ना, पुट ए मार्क विथ पेन एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस पॉइंट में एक पॉइंट है जहाँ पे हमने ये मार्क दिया कि ये है हमारा ए पॉइंट। ओके, फिर क्या करेंगे, नाउ लेट ए पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग रेस्ट। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम एक पेंसिल सेल जो यहाँ पे अभी है तुम देख सकते हो, इस पेंसिल सेल पहले ये पोजीशन है, ये भी हम देख सकते हैं। तो पेंसिल सेल को यहाँ से छोड़ देंगे तो ये मूव करके सीधा यहाँ तक आएगा। कहाँ तक आ रहे हैं बोर्ड से, वो डिस्टेंस को जो हम मेज़रमेंट कर लेंगे, कितना डिस्टेंस आ रहा है वो हम मेज़रमेंट कर लेंगे। ओके, फिर देखो रेस्ट में आने तक फिर क्या करेंगे, फिर हम उसी अरेंजमेंट में टेबल के ऊपर एक क्लॉथ बिछा देंगे एंड मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल्स इन द क्लॉथ।
क्लॉथ एकदम टान टान होना चाहिए, कोई रिंकल ऊंच नीच नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। फिर ये एक्टिविटी हम ट्राई करेंगे। ये एक्टिविटी हम ये भी ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं कि टेबल के ऊपर क्लॉथ के जगह एक थीन लेयर ऑफ सैंड अथवा सैंड का एक थीन लेयर बनाएं, और उससे भी हम कर सकते हैं सेम एक्टिविटी। और हमें क्या देखना होगा ना, हर बार हमें ये देखना होगा कि हर बार हमें ये देखना होगा कि पेंसिल ये ए पॉइंट से उतर के यहाँ से स्लोप से कितना दूर जाता है। तो क्लॉथ में थोड़ा कम जाएगा, सैंड में थोड़ा और कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या कुछ क्वेश्चन आता है जिसका आंसर हम धीरे धीरे देंगे। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, कौन से केस में मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड हुआ? डेफिनेटली इन केस ऑफ सैंड मिनिमम डिस्टेंस कवर होगा। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम एंड ट्राई टू रीजन वाई, क्यों अलग अलग है हर बार? अलग इसीलिए है क्योंकि सरफेस चेंज हो रहा है, सरफेस चेंज होने के साथ साथ उसका स्मूथनेस चेंज हो रहा है, या ज़्यादा स्मूथ या ज़्यादा रफ सरफेस हो रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो रफ सरफेस है वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, ज़्यादा फ्रिक्शन मतलब मोशन कम। क्वेश्चन नंबर 3, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच सेल मूव्स? डेफिनेटली सेल के सरफेस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अगर सेल का सरफेस रफ हुआ तो कम दूर जाएगा, स्मूथ हुआ तो ज़्यादा दूर जाएगा। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? दोनों सरफेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, सेल का सरफेस भी डिपेंड करेगा और जिस सरफेस में सेल मूव कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये हम बताना चाहते हैं कि आई शैल ट्राई दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग ए पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ एक सैंड पेपर को रैपिंग कर दो अच्छे से, फिर उस सेल को लेके सेम एक्टिविटी करो। अब देखो रिजल्ट क्या आते हैं। ओके, तो होम असाइनमेंट में क्वेश्चन बताने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि फ्रिक्शन जो है ये फ्रिक्शन डिपेंड ऑन स्मूथनेस, फ्रिक्शन डिपेंड ऑन स्मूथनेस। अगर स्मूथनेस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम, अगर स्मूथनेस कम है तो फ्रिक्शन ज़्यादा। चलो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है होम असाइनमेंट में। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? डिस्कस विथ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस। तुम अपनी ज़िंदगी में देखो, बहुत सारा फ्रिक्शन का एग्जाम्पल मिलेगा, उसका एक डिस्कशन करो, उससे लिखो कुछ एग्जाम्पल, 2 या 3 एग्जाम्पल, और वहाँ पे फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, चेंज करने से क्या होगा, ये सब डिस्कस करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट डेफिनेटली यू कैन आस्क माय स्टूडेंट्स in WhatsApp group, and who are others watching this video, they can write in the comment box. And if you like the video, please subscribe channel to get more this type of video. Thank you.